हमारी आज की इस गहन चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे सामने जो स्रोत सामग्री रखी है वो पहली नजर में किसी को भी एक बहुत ही भारी भरकम सूखी सी किताब लग सकती है। जी बिल्कुल लग सकती है। हम बात कर रहे हैं भारतीय संवैधानिक कानून और सामान्य ज्ञान परीक्षा गाइड की। अब जाहिर है कि हम यहाँ बैठकर परीक्षा के सवालों के जवाब रटने वाले तो हैं नहीं। हमारा उद्देश्य इस जानकारी को पूरी तरह से डिकोड करना है। सही कहा आपने। तो आज हम इन लगभग 80 से ज्यादा अलग अलग तथ्यों के टुकड़ों को एक साथ जोड़कर ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत का संविधान, हमारा प्रशासन, कानून व्यवस्था और कुल मिलाकर हमारी ये दुनिया आखिर काम कैसे करती है। देखिए, ये नजरिया बहुत जरूरी है क्योंकि अगर हम इन तथ्यों को सिर्फ सवालों की तरह देखेंगे ना, तो हम वो बिगर पिक्चर या व्यापक परिदृश्य मिस कर देंगे। बिल्कुल, वो परिदृश्य जो ये बताता है कि एक नागरिक के रूप में हमारे अधिकार क्या हैं और ये पूरा सिस्टम कैसे संचालित होता है। ज्ञान का असली फायदा तभी है जब वो हमारे रोजमर्रा के जीवन से जुड़े। एकदम सही बात है। आज की इस चर्चा में हम यही करने वाले हैं। इन कानूनी और सामान्य ज्ञान के तथ्यों के पीछे छिपे उस ब्लूप्रिंट को समझेंगे जिस पर हमारा पूरा देश टिका है। तो चलिए उस दस्तावेज से शुरुआत करते हैं जो इस पूरे सिस्टम की नींव है, हमारा संविधान। इस गाइड में एक बात जो बार बार उभर कर आती है वो है संविधान की सर्वोच्चता। कोई नेता नहीं, कोई संस्था नहीं, बल्कि ये किताब सबसे ऊपर है। और इसमें भी इसकी प्रस्तावना यानी प्रियम्बल का जिक्र है। मैंने पढ़ा कि इसमें अब तक केवल एक ही बार संशोधन हुआ है। जी, ये तथ्य अपने आप में संविधान की स्थिरता और उसकी मूल भावना की गहराई को दर्शाता है। प्रस्तावना में एक शब्द है जिसे हम रोज सुनते हैं, समानता या इक्वालिटी। हाँ बिल्कुल। समानता का मतलब है विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति। अच्छा, विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति। जी, यानी समाज में किसी भी व्यक्ति को उसके जन्म, जाति या रुतबे के आधार पर कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। कानून के सामने हर कोई एक समान है। ये तो बहुत ही शक्तिशाली विचार है। लेकिन एक सवाल मन में आता है कि अगर कल को कोई सरकार सत्ता में आए और इन बुनियादी अधिकारों को ही बदलना चाहे तो क्या होगा? इस गाइड में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के एक ऐतिहासिक मामले का जिक्र है जिसने शायद इसी बात पर रोक लगाई थी। यहाँ न्यायपालिका की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। गोलकनाथ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया था कि विधायिका यानी हमारी संसद भी लोगों के मौलिक अधिकारों को छीनने के लिए संविधान के भाग 3 में मनमाना संशोधन नहीं कर सकती। मतलब संसद की भी एक सीमा तय कर दी गई। बिल्कुल, इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर संसद एक घर की तरह है तो मौलिक अधिकार उस घर की नींव की ईंटें हैं। आप घर में नया रंग रोगन कर सकते हैं, खिड़कियां बदल सकते हैं, लेकिन आप नींव की ईंटें नहीं निकाल सकते, वरना पूरा ढांचा ही गिर जाएगा। एकदम सही पकड़े। क्या बेहतरीन रूपक है। यानी हमारे अधिकारों की रक्षा की पूरी गारंटी है। जैसे इसमें एक जगह अनुच्छेद 19(1)(b) का जिक्र है जो हमें शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के इकट्ठा होने का अधिकार देता है। जी, ये तो एक तरह से लोकतंत्र में विरोध दर्ज कराने का सबसे बुनियादी तरीका हुआ। लेकिन जब अधिकारों की बात आती है तो अनुच्छेद 21 यानी जीवन का अधिकार सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है। गाइड में एक हुसैनारा खातून मामले का संदर्भ दिया गया है। ये मामला आखिर किस बारे में था? हुसैनारा खातून का मामला अनुच्छेद 21 की एक बहुत ही मानवीय व्याख्या है। मान लीजिए किसी पर कोई आरोप लगा है और उसे जेल में डाल दिया गया है। अब सालों तक उसके केस की सुनवाई ही नहीं हो रही है। ऐसा तो अक्सर होता ही है। जी, तो इस मामले में कोर्ट में तय किया कि त्वरित सुनवाई का अधिकार यानी राइट टू स्पीडी ट्रायल कोई अलग से दी गई लग्जरी नहीं है। ये अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक अभिन्न अंग है। बिना सुनवाई के किसी को जेल में सड़ाना उसके जीवन जीने के अधिकार को सीधे तौर पर छीनना है। ये सुनकर ऐसा लगता है कि हमारा संविधान कोई पत्थर पर लिखी लकीर नहीं है जो कभी बदलेगी नहीं, बल्कि ये समय के साथ लगातार विकसित हो रहा है। बिल्कुल, और अधिकारों की तो हमने बात की, लेकिन इसमें जिम्मेदारियों का भी जिक्र है। हाँ, जैसे 1976 में जो बदलाव हुए उसमें नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। सही कहा। समय के साथ हुए ये बदलाव समाज की बदलती सोच को दिखाते हैं। 2002 का ही उदाहरण लें, जब 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बना दिया गया। ये तो बहुत बड़ा कदम था ना? इसके अलावा समाज के अलग अलग वर्गों को मुख्य धारा में लाने के लिए भी कई संशोधन हुए। जैसे 97 में संशोधन द्वारा जो 2011 में हुआ था,
सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए एक नया नीति निर्देशक तत्व जोड़ा गया। और फिर 102वें संशोधन ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दे दिया ताकि पिछड़े वर्गों के अधिकारों की और मजबूती से रक्षा हो सके। अधिकारों और संशोधनों की इस दुनिया से थोड़ा बाहर निकलकर अब ये समझते हैं कि ये पूरा ढांचा जमीन पर काम कैसे करता है। जी, प्रशासन की तरफ आते हैं। हाँ, अगर न्यायपालिका की ही बात करें तो अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई है। मैंने पढ़ा कि इसमें मुख्य न्यायाधीश सहित अधिकतम 34 जज हो सकते हैं, लेकिन आम इंसान तो सीधे सुप्रीम कोर्ट जाता नहीं है। जाहिर है वो मुमकिन भी नहीं है। उसके लिए हाई कोर्ट्स हैं, जिनके पास अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करने की शक्ति है। ये रिट असल में क्या होती हैं? रिट को आप एक तरह का सीधा और बहुत ही शक्तिशाली आदेश समझ सकते हैं। जब भी किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो अनुच्छेद 226 के तहत सीधे हाई कोर्ट जा सकता है। अच्छा, सीधे हाई कोर्ट। हाँ, और कोर्ट उस व्यक्ति या संस्था को सुधार करने के लिए एक रिट यानी आधिकारिक आदेश जारी कर सकती है। ये न्याय के पिरामिड व्यवस्था का एक बहुत मजबूत हिस्सा है। और अगर हम केंद्र और राज्य सरकारों के बीच के रिश्तों को देखें तो उसका भी एक पूरा सिस्टम है। संविधान के अनुच्छेद 245 से 255 के बीच विधायी संबंधों का ब्यौरा है। जी, जो ये तय करता है कि कौन सी सरकार किस विषय पर कानून बनाएगी। बिल्कुल। इसी तरह संसद चलाने के भी अपने नियम हैं। जैसे राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र कम से कम 30 साल होनी चाहिए। उम्र और अनुभव को संविधान में काफी तरजीह दी गई है। वहीं देश के सर्वोच्च पद यानी राष्ट्रपति के चुनाव की पूरी प्रक्रिया अनुच्छेद 55 में बहुत ही बारीकी से समझाई गई है। और आपातकाल के भी नियम हैं। बिल्कुल। सामान्य दिनों के अलावा अगर देश पर कोई बड़ा संकट आ जाए, जैसे कोई युद्ध या बाहरी आक्रमण, तो उससे निपटने के लिए अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाने का भी स्पष्ट प्रावधान मौजूद है। सरकार चलाने की जब बात आती है तो मैंने एक बहुत ही रोचक संशोधन के बारे में पढ़ा, 91वां संशोधन। हाँ, जिसने मंत्रियों की संख्या तय की थी। जी, इसने ये तय कर दिया कि मंत्री परिषद का आकार लोकसभा की कुल संख्या के 15% से ज्यादा नहीं हो सकता। जाहिर है ऐसा इसलिए किया गया होगा ताकि हर विधायक या सांसद को मंत्री बनाने की होड़ पर लगाम लगाई जा सके, ताकि एक तरह की वीआईपी भीड़ इकट्ठी ना हो। ये राजनीतिक स्थिरता के लिए बहुत जरूरी कदम था। और जब हम लोकसभा या चुनाव की बात कर ही रहे हैं तो एक छोटा सा लेकिन दिलचस्प तथ्य ये भी है कि मतदाताओं की संख्या के लिहाज से लक्षद्वीप हमारे देश का सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र है। नीतियां तो संसद में बन गई, लेकिन उन्हें लागू करने की जिम्मेदारी नौकरशाही की होती है। इस गाइड में सरदार वल्लभ भाई पटेल को अखिल भारतीय सेवाओं का जनक कहा गया है। प्रशासन की ये नींव कितनी गहरी है? ये नींव असल में अंग्रेजों के जमाने से ही पढ़ने शुरू हो गई थी। आपको जानकर शायद हैरानी हो कि भारत में पहला विधि आयोग 1834 में ही लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में बन गया था। 1834? ये तो बहुत पुरानी बात है। जी, और आज के समय में इस प्रशासनिक ढांचे को चलाने वाले अधिकारियों को चुनने का काम संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी करता है। यहाँ एक तकनीकी फर्क समझना जरूरी है। यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें सीधे राष्ट्रपति तय करते हैं, जबकि राज्यों के स्तर पर जो राज्य लोक सेवा आयोग होते हैं उनके सदस्यों की नियुक्ति वहां के राज्यपाल करते हैं। जमीनी स्तर पर ये अधिकारी बहुत ताकतवर होते हैं। जैसे एक तहसीलदार की भूमिका सिर्फ लगान वसूलने तक सीमित नहीं है। गाइड के अनुसार तहसीलदार को अड़ंगल या पहाड़ी प्रविष्टियों की जांच करने का अधिकार है। मेरे ख्याल से ये जमीन के रिकॉर्ड से जुड़ा कुछ है। हाँ, आसान भाषा में कहें तो अड़ंगल या पहाड़ी किसी जमीन की कुंडली की तरह होते हैं। इसमें लिखा होता है कि जमीन किसकी है, उस पर क्या उगाया जा रहा है। अच्छा। तहसीलदार इन रिकॉर्ड्स की जांच करता है, स्थानीय स्तर पर पूछताछ कर सकता है और अगर कहीं कोई अवैध अतिक्रमण है तो उसका निरीक्षण भी कर सकता है। और जिले के स्तर पर तो जिला कलेक्टर की भूमिका और भी बड़ी हो जाती है। जब भी कोई नया हाईवे या प्रोजेक्ट बनता है तो भूमि अधिग्रहण कानून के तहत जमीन के उचित बाजार मूल्य का निर्धारण कलेक्टर ही करता है। बिल्कुल। इसके अलावा मुझे एक और कानून मिला, सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम 1991। इसके तहत अगर किसी खतरनाक रसायन या पदार्थ से कोई दुर्घटना हो जाए तो उसकी पुष्टि करने का काम भी कलेक्टर का ही होता है। इस बिंदु को हम आगे चलकर एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना से जोड़ेंगे।
जिससे ये साफ होगा कि ये कानून इतना जरूरी क्यों है। मैं समझ रहा हूँ आप किस घटना की ओर इशारा कर रही हैं। लेकिन उससे पहले प्रशासन के सबसे निचले स्तर को भी देखना चाहिए। 74वें संशोधन के जरिए जो 1992 में हुआ, शहरों में शहरी स्थानीय सरकार को संवैधानिक मान्यता मिली। और गांवों में? गांवों के स्तर पर जो ग्राम पंचायतें होती हैं, उनका सामान्य कार्यकाल 5 साल तय किया गया। जहां प्रशासन होगा वहां कानून और व्यवस्था भी होगी ही। पुलिस व्यवस्था हमारे संविधान की राज्य सूची का हिस्सा है। गाइड में बताया गया है कि जब हम पुलिस स्टेशन जाकर एफआईआर दर्ज कराते हैं तो वो आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के तहत दर्ज होती है। जी, सीआरपीसी की धारा 154। हाँ, और एक कानून जिस पर आजकल काफी बहस होती है, देशद्रोह या सेडिशन, वो भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 124A के तहत आता है। इन धाराओं को जानना हर नागरिक के लिए जरूरी है। लेकिन देखिए, सिर्फ सजा के कानून नहीं है, नागरिकों को बचाने के कानून भी है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इसमें क्या प्रावधान है? इसमें राष्ट्रीय स्तर से लेकर राज्य और जिला स्तर तक आयोग और मानवाधिकार न्यायालय बनाए गए हैं। यहाँ शक्ति का एक बहुत ही दिलचस्प संतुलन देखने को मिलता है। वो कैसे? राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को भले ही राज्य के स्तर पर नियुक्त किया जाता हो, लेकिन उन्हें उनके पद से हटाने की शक्ति केवल और केवल भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। अच्छा, ताकि राज्य सरकार मनमानी ना कर सके। ये नियम इसलिए है ताकि राज्य सरकारें इन सदस्यों पर कोई अनुचित दबाव न डाल सके। मानवाधिकारों को लेकर जागरूकता भी बहुत जरूरी है। जैसे गाइड में बताया गया है कि मानवाधिकार दिवस 2020 का विषय रिकवर बेटर, स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत इस दिशा में सक्रिय रहा है। जैसे 1980 में भारत ने महिलाओं के खिलाफ भेदभाव उन्मूलन सम्मेलन यानी सीडॉ पर हस्ताक्षर किए थे। ये एक बड़ा कदम था। मानवाधिकार की तरह एक और शब्द है जिसने मुझे बहुत सोचने पर मजबूर किया। हम सभी ने जनहित याचिका या पीआईएल के बारे में सुना है, लेकिन गाइड में लिखा है कि पीआईएल असल में सोशल इंजीनियरिंग पर आधारित है। कानून की दुनिया में इंजीनियरिंग का क्या काम? ये बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। सोशल इंजीनियरिंग का सीधा सा मतलब है कानून के जरिए समाज की पुरानी और खराब संरचना को सुधारना। मतलब समाज को एक नया आकार देना। हाँ, जब कोई अदालत किसी जनहित याचिका पर फैसला सुनाती है तो वो सिर्फ 2 लोगों के बीच का झगड़ा नहीं सुलझा रही होती, वो एक ऐसा नियम बना रही होती है जो पूरे समाज को एक नई और बेहतर दिशा दे सके। इसे ही समाज को इंजीनियर करना कहते हैं। ये बहुत ही स्पष्ट परिभाषा है। समाज को सुधारने के लिए पारदर्शिता भी तो जरूरी है, जैसे सूचना का अधिकार या आरटीआई। राजस्थान सरकार ने इसमें एक बहुत अच्छी पहल की है, जन सूचना पोर्टल। जी, वो एक बेहतरीन उदाहरण है। इसके जरिए लोगों को आरटीआई लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सरकार खुद ही बहुत सी जानकारी पोर्टल पर डाल देती है। इसी तरह आम इंसान को घर खरीदते समय बिल्डरों की धोखाधड़ी से बचाने के लिए रियल एस्टेट सेक्टर में रेरा लाया गया। हमारे दैनिक जीवन को सुरक्षित बनाने वाले ऐसे कई कानून हैं। अब सड़क सुरक्षा को ही ले लीजिए। मोटर वाहन अधिनियम को हाल ही में बहुत सख्त किया गया है। अब अगर कोई किशोर या नाबालिग गाड़ी चलाते हुए कोई अपराध करता है तो सीधे 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। ये तो बहुत सख्त कदम है। जरूरी भी है। इसके साथ ही धारा 141 के तहत अगर किसी दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी विकलांगता होती है तो मुआवजे का दावा करने का भी स्पष्ट रास्ता दिया गया है। वित्तीय सुरक्षा की बात करें तो 2015 का भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक जमीन के उचित मुआवजे की बात करता है, और जो लोग दान करते हैं उन्हें आयकर अधिनियम की धारा 80G के तहत टैक्स में छूट मिलती है। जी, और ये सब हिसाब किताब सकल कुल आय यानी ग्रॉस टोटल इनकम के आधार पर होता है। चलिए कानून और प्रशासन के इस भारी भरकम विषय से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इस गाइड में इतिहास, भूगोल और विज्ञान से जुड़े कई ऐसे तथ्य हैं जो सीधे हमारे अस्तित्व और पर्यावरण से जुड़े हैं। बिल्कुल। जैसे भूगोल के हिस्से में बताया गया है कि प्रशांत महासागर के किनारे वाले क्षेत्र को रिम ऑफ फायर कहा जाता है क्योंकि वहां दुनिया के सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी हैं। हमारी धरती और उसका पर्यावरण हमारे इतिहास को भी तय करते हैं। हम जो सांस लेते हैं उस ट्रोपोस्फियर में सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। और खेती भी तो इसी पर्यावरण पर निर्भर है। हाँ, अगर हम खेती की बात करें तो गर्मियों के मौसम में जो फसलें उगाई जाती हैं उन्हें ज़ैद फसलें कहते हैं। वहीं जूट, जिसे कभी गोल्डन फाइबर कहा जाता था,
वो अब पर्यावरण के लिए नुकसानदेह माने जाने वाले नायलॉन जैसे कृत्रिम रेशों के सामने अपना बाजार खो रहा है। पर्यावरण और उद्योगों के टकराव से मुझे एक बहुत बड़ी औद्योगिक त्रासदी याद आती है, जिसका जिक्र गाइड में भी है। भोपाल गैस त्रासदी, जो यूनियन कार्बाइड के कारखाने में हुई थी। यहाँ हम उस बात को जोड़ सकते हैं जो हमने पहले की थी। कौन सी बात? जब हम जिला कलेक्टर की भूमिका की बात कर रहे थे, तब मैंने सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम 1991 का जिक्र किया था। भोपाल गैस त्रासदी के बाद ही ये गहराई से महसूस किया गया कि अगर ऐसी खतरनाक दुर्घटनाएं होती हैं तो पीड़ितों को तुरंत मुआवजा मिलना चाहिए। ओह, तो ये कानून उस त्रासदी का परिणाम था? जी, इसीलिए ये कानून बना जिसमें दुर्घटना की पुष्टि करने का अधिकार कलेक्टर को दिया गया। ये एक जीता जागता उदाहरण है कि कैसे कोई त्रासदी नए कानूनों को जन्म देती है। सब कुछ कैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जीवों के संरक्षण के लिए 1992 में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की भी स्थापना की गई। अगर हम इंसान की बात करें तो विज्ञान के हिस्से में मानव आबादी से जुड़ा माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत दिया गया है। माल्थस का कहना था कि हमारी जनसंख्या ज्यामितीय रूप से बढ़ती है, यानी 2, 4, 8, 16 की रफ्तार से, जबकि हमारा भोजन या संसाधन अंकगणितीय रूप से बढ़ते हैं, यानी 1, 2, 3, 4 की रफ्तार से। संसाधनों की ये भारी कमी और असंतुलन कई बीमारियों और समस्याओं का कारण बनता है। शरीर की बात करें तो एक स्वस्थ मानव शरीर का औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। बीमारियों का भी जिक्र है इस गाइड में। हाँ, जैसे मम्स, जिसमें हमारी लार ग्रंथियों में सूजन आ जाती है, या फिर पोषण की कमी से होने वाला रोग रतौंधी, जो विटामिन ए की कमी से होता है। अगर इस पर ध्यान ना दिया जाए तो ये पूर्ण अंधेपन का कारण भी बन सकता है। और भौतिक विज्ञान का एक सीधा सा तथ्य भी इसमें है कि किसी भी गोलाकार दर्पण के परावर्तक सतह के बिल्कुल केंद्र बिंदु को पोल कहा जाता है। जी। अब इतिहास के उन पन्नों को पलटते हैं जो बताते हैं कि हमारा देश आज यहां तक कैसे पहुंचा। हम अक्सर आजादी की लड़ाई को सिर्फ भारत की जमीन तक सीमित मानते हैं, लेकिन गाइड में एक गदर पार्टी का जिक्र है जो भारत में नहीं बल्कि यूएसए में बनाई गई थी। ये इतिहास का एक बहुत ही रोचक पहलू है कि आजादी की लौ 7 समंदर पार भी जलाई जा रही थी। उससे बहुत पहले जाएं तो 1326 में हरिहर और बुक्का ने दक्षिण में एक बहुत ही समृद्ध और शक्तिशाली विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। इतिहास का एक बहुत ही शानदार अध्याय है वो। और आजादी के ठीक बाद 1950 में जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना का ड्राफ्ट तैयार किया था, जिसका उद्देश्य था सबका उदय या समाज के हर वर्ग का कल्याण। इतिहास में राज्यों का बनना बिगड़ना भी दिलचस्प है। जैसे उत्तर प्रदेश का आज का स्वरूप 2000 के पुनर्गठन अधिनियम के बाद सामने आया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ब्रिटिश काल के संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर जब पहली बार उत्तर प्रदेश रखा गया तो इसके पहले गवर्नर सर होर्मुसजी फिरोज शाह मोदी थे? ये बहुत कम लोग जानते हैं। और इसी राज्य का एक बेहद खूबसूरत लोक नृत्य है चरकुला। ब्रिटिश राज से जुड़ी एक और बात जो मुझे खटकी वो थी लॉर्ड इरविन का वो प्रस्ताव जिसमें उन्होंने भारत को भविष्य में डोमिनियन स्टेटस देने की बात कही थी, लेकिन वो प्रस्ताव इतना स्पष्ट था कि उसे सिरे से नकार दिया गया। इतिहास से अगर हम वर्तमान और भविष्य की ओर देखें तो आज की दुनिया तकनीक और अर्थव्यवस्था से चलती है। तकनीक के हिस्से में कुछ बहुत ही रोजमर्रा की चीजें हैं, जैसे हम सभी मोबाइल डेटा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन 1 गीगाबाइट असल में पूरे 1000 मेगाबाइट नहीं बल्कि 1024 मेगाबाइट्स के बराबर होता है। बिल्कुल। इंस्टाग्राम पर जो हम IGTV देखते हैं उसका पूरा नाम इंस्टाग्राम टेलीविजन है। और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में जब हम किसी एल्गोरिथम या लॉजिक को चित्रों या बॉक्स के जरिए कागज पर समझाते हैं तो उस दृश्य प्रतिनिधित्व को फ्लो चार्ट कहते हैं। तकनीक का ये तो बहुत ही सामान्य रूप है, लेकिन इसके पीछे जो साइबर सुरक्षा और डेटा की दुनिया है वो कहीं ज्यादा जटिल है। 2 शब्द है, क्रिप्टोग्राफी और स्टेगनोग्राफी। लोग अक्सर इन्हें एक ही समझ लेते हैं। मुझे भी ये दोनों एक जैसे ही लगते हैं। दोनों में ही जानकारी को छिपाया जाता है ना? जानकारी तो छिपती है, लेकिन तरीका बिल्कुल अलग है। क्रिप्टोग्राफी में संदेश के कंटेंट को इस तरह से कोड कर दिया जाता है कि कोई उसे पढ़ ना सके, लेकिन सबको ये पता होता है कि कोई संदेश भेजा जा रहा है। अच्छा, और स्टेगनोग्राफी में? स्टेगनोग्राफी जासूसी के एक कदम और आगे की चीज है। इसमें संदेश के कंटेंट को नहीं बल्कि संदेश के अस्तित्व को ही छिपा दिया जाता है। वो कैसे? मान लीजिए मैंने आपको एक सामान्य सी तस्वीर भेजी, लेकिन उस तस्वीर के पिक्सेल्स के अंदर मैंने एक गुप्त संदेश छिपा दिया है। देखने वाले को लगेगा कि सिर्फ एक तस्वीर भेजी गई है,
उसे पता ही नहीं चलेगा कि कोई संदेश भेजा भी गया है। ये तो किसी जासूसी फिल्म जैसा लग रहा है। लेकिन तकनीक का गलत इस्तेमाल भी होता है, जैसे मैलवेयर अटैक, जब कोई वायरस किसी कंप्यूटर सिस्टम को हैक या संक्रमित कर देता है। साइबर अपराध बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। जी, और साइबर अपराधों में साइबर पोर्नोग्राफी को लेकर भी कानून काफी सख्त और स्पष्ट हैं। कानून की नज़र में कोई